हेलो एवरीवन, आई होप यू आर बैक फ्रॉम अ वंडरफुल ब्रेक। एंड अब अपने आँख नाक मुंह कान सब खोल लो बिकॉज वी आर गोइंग टू डू ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर का मेगा रिविजन। मैं बोलती रहूंगी, आपको याद रहे तो साथ में बोलना, नहीं याद रहे तो और ध्यान से सुनना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ऑडिट रिपोर्ट में क्या सीखा था, ऑडिट रिपोर्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। तो ऑडिट रिपोर्ट होता क्या है? ऑडिट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सुंदर और नॉट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सुंदर या नॉन सुंदर होना किस पे डिपेंड करता है? वेदर इट इज एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड वेदर इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। मैम, शेयर होल्डर्स क्यों लाते हैं ऑडिटर को एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करवाने के लिए? बिकॉज शेयर होल्डर्स का बहुत सारा डिसीजन डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। एंड अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल जाएगा कचरा तो शेयर होल्डर्स का सारा डिसीजन हो जाएगा वेस्ट। इसीलिए शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि एक एक्सटर्नल पार्टी आए एंड उसके ऑडिट रिपोर्ट में लिख के दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिलीवेबल है या नहीं बिलीवेबल है। जस्ट लाइक सारी मेहनत डिपेंड्स कि आपका एग्जाम कैसा जाता है, ऑडिटर की सारी मेहनत डिपेंड्स कि ऑडिट रिपोर्ट कैसा जाता है। अगर ऑडिट रिपोर्ट हो गया है गलत तो शेयर होल्डर्स तुम पे से खो देंगे ट्रस्ट एंड तुमको आउट करने की तैयारी कर देंगे। एंड अगर तुम ऑडिट रिपोर्ट सही देते हो तो शेयर होल्डर्स तुम्हें वापस वापस अपॉइंट करना चाहेंगे। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, शेयर होल्डर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स देखे एंड सब समझे। उनके पास टाइम होता है सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट देखने का। तो जो भी नेसेसरी मैटर्स है जो तुम्हें लगता है शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए, सब कुछ कम्युनिकेट कर दो इन ऑडिट रिपोर्ट। अब सिंस द मेन एसेंस ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट इज ओपिनियन, मतलब कि ऑडिटर क्या कहना चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, वेदर दे आर रिलायबल और नॉट। तो कंपनीज एक्ट देता है ऑडिटर को 4 टाइप्स ऑफ ओपिनियन इशू करने की परमिशन। वो कहता है इन चारों में से जो मन तुम्हारा तुम ओपिनियन इशू कर देना। अब ये ओपिनियन इशू करना किस पे मैटर करता है? मटीरियलनेस, परवेजिवनेस एंड एविडेंस मिलना या ना मिलना। मतलब कि अगर कोई मैटर मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है एंड वो मटीरियल है पर वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गंदा नहीं कर रहा है एंड उसके लिए मुझे एविडेंस भी मिल गया है, तो मैं क्या दूंगी? क्वालिफाइड ओपिनियन। फिर अगर कोई ऐसा मैटर है जो मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है, वो मटेरियल भी है एंड पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गंदा नहीं कर रहा, पर उसके लिए मुझे एविडेंस नहीं मिला है, तो उस टाइम में क्या दूंगी? क्वालिफाइड ओपिनियन अगेन। अब कोई ऐसा मैटर है जो मटेरियल भी है एंड पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गंदा भी कर रहा है, मतलब परवेजिव भी है, पर उसके खिलाफ मुझे एविडेंस मिल गया है, तब मैं दूंगी एडवर्स ओपिनियन। एंड लास्ट वाला होता है बड़ा ही चौंकाने वाला ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जहां पे ऑडिटर को एविडेंस ही नहीं मिलता। वो बोलता है मैं ओपिनियन इशू कैसे करूं, मेरे पास सपोर्टिंग एविडेंस तो होना चाहिए। एंड जब ऑडिटर को पॉसिबल ही नहीं रहता कि वो ओपिनियन दे सके तो वो दे देता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एंड मैंने आपको क्लास में बोला था डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बड़ा खतरा वाला ओपिनियन होता है। दैट इज अ प्योर साइन ऑफ इंडिकेशन कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब आप बोलोगे मैम आपने तीनों गड़बड़ ओपिनियन तो बता दिया कि कुछ ना कुछ निकला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो क्या करेंगे? बट अगर ऐसा हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल, मतलब वो एज पर ट्रू एंड फेयर व्यू है एंड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, तब मुझे क्या करना है? अरे कंपनीज एक्ट बोलता है कि ये तो बहुत रेयर केस है, इसीलिए तुम्हारे पास इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? तुम अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दो। अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करने के लिए तुम्हें क्या क्या क्राइटेरियाज देखनी पड़ेंगी? ये 5 क्राइटेरियाज देखनी पड़ेंगी। क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज पर ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सही से दिखाया गया है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अकाउंटिंग पॉलिसीज सही से फॉलो नहीं की है। जितने भी सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है शेड्यूल 3 के हिसाब से वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किए गए हैं ना। एंड जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है एंड प्रिंसिपल्स है एंड पॉलिसीज है वो एज पर एएस एंड एएस है एंड जितना भी चेंजेस है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड है ना। उसके बाद आप बोलोगे मैम ओपिनियन बता दिया, ऑडिट रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस बता दिया, बड़ी ऑडिट रिपोर्ट इशू क्या करूं? एंड क्या सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन इशू करूं क्या? ना बाबा ना। ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स के बारे में तो तीन तीन जगह लिखा हुआ है ना, एक ना दो, पूरे 3 जगह। कहाँ कहाँ? कंपनीज एक्ट में, ऐसे 700 में एंड कारो 2020 में। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट तुम्हें बताता है कि ओपिनियन के एडिशनली तुम्हें ये सब भी बताना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। क्या सब बताना है अपने ऑडिट रिपोर्ट में? सबसे पहला तो कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है ना, मतलब जो ऐसा कंपनी में चल रहा है वैसा ही तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रहा है ना। फिर
हमने दाशी के साथ ही ये पढ़ दिया था कि उसे ये सब चीज़ के बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्या सब, कि उसे इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिला है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएस इंड एएस है ना, कंपनी का जो फैला हुआ कारोबार है यानी ब्रांचेस संभल रहे ना, ब्रांच ऑडिट एंड ब्रांच रिटर्न्स रेगुलरली आ तो रहा है ना, डायरेक्टर को सड़क से उठा के तो नहीं लाए, मतलब डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना, अगर कोई गॉसिप्स है अबाउट द कंपनी, मतलब आपको कुछ ऐसा पता चला है जो एडवर्स फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी को इफेक्ट करता है तो वो भी बता दो, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग अकाउंट जो अपने मैनेजमेंट को बता दिया है पर वो सुनने को तैयार नहीं है ना, वो एडजस्ट करने को तैयार है, अगर इंटरनल कंट्रोल्स है तो कंपनी में वो भी बता दो कि वो सही ढंग से चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे, एंड अगर नहीं है तो उसके बारे में भी बता दो। एंड लास्टली जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट है वो रिटर्न से टैली तो कर रहा है ना, मतलब तुम्हारा पीएल में दिखा रहा है सेल्स 100 करोड़ एंड तुम्हारा जीएसटी रिटर्न में प्रॉफिट ही 300 करोड़ दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर तुम्हें मिलता है फ्रॉड तो उसके बारे में भी बता दो कि इस बार हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिला है फ्रॉड, प्लस अगर तुम गवर्नमेंट कंपनी में हो तो तुमको दो चीज और रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि तुम्हें पापा की क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिले, मतलब सीएनएजी के क्या इंस्ट्रक्शंस मिले, एंड पापा की बात मान के तुम आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई हो, मतलब सीएनएजी की इंस्ट्रक्शंस का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है। उसके अलावा 3 चीजों पे और रिपोर्ट करना पड़ता है, कि इन 3 चीजों पे कि कंपनी ने अपने सारे जो भी अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड अनक्लेम्ड शेयर्स है वो आईपीएफ में ट्रांसफर किए ना, जितना फोर्सिएबल लॉसेस है, मतलब मुझे आता हुआ लॉसेस दिख रहा है उसके लिए मैंने प्रोविजन तो बना लिया है ना, एंड लास्टली अगर जितने पेंडिंग लिटिगेशन है उसका इम्पैक्ट मैंने एफएस में शो तो कर दिया है ना। उसके बाद आता है एस ए 700 सिखाता है कि कैसे इन सब चीजों को रिपोर्ट करना पड़ता है, धड़ल्ले से ओपिनियन एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख के तुम ये रिपोर्ट नहीं कर सकते, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले वो बोलता है कि टाइटल में लिखो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट मतलब कि जो भी तुम ओपिनियन आगे बताने वाले हो वो तुम्हारा है और किसी और का नहीं। फिर बताओ एड्रेसिंग, मतलब ये ऑडिट रिपोर्ट तुमने किसके लिए बनाया है या ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए तुम्हें किसने अपॉइंट किया है, जनरली होते हैं शेयर होल्डर्स बट देयर कैन बी अदर पार्टीज या थर्ड पार्टीज जो तुम्हारे से कंपनी का ऑडिट करवा रहे हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ओपिनियन पैराग्राफ, बट ओपिनियन बताने से पहले थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करो एंड बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड, किस टर्म के लिए ऑडिट किया एंड क्लाइंट का नाम बताओ। उसके बाद बताओ बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ मतलब जो ऊपर ओपिनियन दिया है उसके कंक्लूजन पे तुम कहाँ से पहुंचे, तुम्हें क्यों लगता है कि जो तुमने ओपिनियन दिया है वो सही दिया है, तो उसके बारे में बता दो कि मैं तो हूँ इंडिपेंडेंट, मुझे एविडेंस ऐसा ऐसा मिला इसीलिए मैंने दिया है। उसके अलावा जो भी ओपिनियन मैंने दिया है वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, एंड अगर आपको मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे थोड़ा भी शक है तो वो मेरे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले पैरा में देख के आ जाओ। ये सब चारों चीज आप बताओगे बिफोर इशुइंग की बेसिस फॉर ओपिनियन आपका क्या था, मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि कंपनी में गड़बड़ था। उसके बाद मैं बताऊंगा गोइंग कंसर्न के बारे में, मतलब ऐसा तो नहीं है कंपनी नेक्स्ट ईयर बंद होने वाली है, कंपनी अभी 100 साल जिएगी ना। उसके बाद आता है पैराग्राफ की ऑडिट मैटर्स का, की ऑडिट मैटर्स में वो मैटर जाते हैं विच इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर नेसेसरी फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसे ऑडिट करते करते कुछ ऐसी बात पता चली जो उसे लगता है शेयर होल्डर्स पूरा ऑडिट रिपोर्ट पढ़े या नहीं पढ़े उसे ये तो पढ़ना चाहिए, एंड ये कहाँ से निकलता है, फ्रॉम कम्युनिकेशन विद TCWG से। इसके बाद आता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या स्टेट करते हैं कि मैनेजमेंट ये है तुम्हारा काम कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, कैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड दैट रिफ्लेक्ट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके अलावा तुम अगर बेस ही सही नहीं रहोगे तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे सही करोगे, तो इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है कि वो चल रही है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, एंड अगर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो तुमने की है या नहीं। अब तीसरा आता है जीसी असेसमेंट, मतलब कि जस्ट बिकॉज अकाउंट्स कह देता है कि गोइंग कंसर्न मेरा अजम्पशन है, ये मत मान लो कि गोइंग कंसर्न चलते ही रहेगा, तुम्हें एनुअली या टाइम टू टाइम जीसी असेसमेंट करना चाहिए, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई ऑपरेशनल या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ऐसी नहीं है जो तुम्हारा कंपनी को नेक्स्ट ईयर बंद कर दे। अब मैनेजमेंट कहता है हमारी जिम्मेदारी के बारे में तो बता दिया पर अब अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताओ, तो ऑडिटर कहता है क्यों नहीं, ऑडिटर बताता है सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
फिर ऑडिटर क्लैरिफाई कर देता है कि रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, पर मैं गारंटी नहीं दे रहा कि सब सही है। बट ऐसा नहीं है कि तुम समझ लो कि रीजनेबल एश्योरेंस के चक्कर में मैं बच जाऊंगा और मैं कुछ नहीं काम करूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पीजे एंड पीएस यानी प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जहां जहां जरूरत है मैं पूरे क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड से काम कर रहा हूँ, एंड जहां जहां मेरी प्रोफेशनल कंपिटेंसी की जरूरत है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फिर और क्या बताना है, ये सब में कुछ गड़बड़ निकला, तुमने रीजनेबल एश्योरेंस जब ऑब्टेन करना चाहा तो तुम्हें समझ में अरे ये गड़बड़ है एंड ये अच्छा, तो वो तुम कहाँ बताओगे, ऑडिट रिपोर्ट में। तो चौथी जिम्मेदारी क्या है, टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। अब शेयर होल्डर्स बोलेंगे क्या पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किया क्या, तो ऑडिटर बोलेगा नहीं थोड़े तो मिस किए आइटम्स या थोड़े ट्रांजैक्शंस मिस किए। तो शेयर होल्डर्स बोलेगा कि उसका बेस बताओ कौन से ट्रांजैक्शंस चेक किए कौन से नहीं। तो ऑडिटर कहेगा इसको कहते हैं मटीरियलिटी, मतलब जो मुझे लगा कि तुम्हारे काम का नहीं है यानी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के काम का नहीं है, एंड जो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही कहा गया है कि इससे नीचे तो जाने की जरूरत नहीं है, वो सब मैंने स्किप कर दिया एंड मैंने मटीरियलिटी की प्रिंसिपल अप्लाई कर दी। एज पर एफआरएफ में क्या दो एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने कि नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या डिस्क्लोज करते हैं कि 5% से ऊपर के शेयर होल्डर्स आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, मतलब 5% से नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल नहीं है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और एक जगह कहा क्या गया है कि अगर कोई भी सेल्स का 10% ऑफ एक्सपेंस है या उससे ज्यादा है तो उसके लिए आपको सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए, मतलब 10% से नीचे के लिए आप मिसलेनियस एक्सपेंस में उसे डाल सकते हो। इसके अलावा हमें क्या बताना है कि हमारा और ड्यूटीज क्या है, हमारा और ड्यूटीज क्या है, क्या क्या ड्यूटीज है हमारा। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब मेरे आने से पहले जितना रिस्क इस कंपनी में था वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो असेस करूं। मैनेजमेंट ने कह दिया गोइंग कंसर्न है तो मैंने मान लिया कि गोइंग कंसर्न है, नहीं मैं गोइंग कंसर्न असेसमेंट करूंगा, ऐसे 570 एक्सरसाइज करूंगा। उसके अलावा मेरे को इंटरनल कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं है, इंटरनल कंट्रोल फॉलो हो रहा है या नहीं है, एंड इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है। एंड लास्टली मैं चेक करने तो आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू, तो मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड एस्टिमेट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं ना, उसके अलावा कंपनी अपने मन से तो कुछ नहीं कर रही है ना। उसके बाद आता है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड ये अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने कहाँ सीखा, अरे अभी सीख के आई कंपनीज एक्ट में, जब हमने दाशी को कहा इन सब चीजों के बारे में रिपोर्ट करना पड़ता है, तो वो सब चीजें दाशी कहाँ रिपोर्ट करेगी, इन अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद आता है सिग्नेचर प्लेस एंड डेट, सिग्नेचर में होना चाहिए साइन ऑडिटर का, फर्म है तो साइनिंग पार्टनर यानी एंगेजमेंट पार्टनर का साइन होगा, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एंड जो भी ऑडिटर साइन कर रहा है उसका मेंबरशिप नंबर होगा। डेट मतलब किस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन की, डेट का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल के बाद बट एजीएम के पहले साइन हो जाना चाहिए। एंड प्लेस इज अ एविडेंशियल प्रूफ कि ये ऑडिट रिपोर्ट कहाँ साइन हुआ था। उसके बाद हमने सीखा कारो 2020। अब कारो 2020 में सबसे पहले तो ये सीखो कि एप्लीकेबिलिटी किस पे, मतलब किस किस पे कारो 2020 अप्लाई होता है। तो गवर्नमेंट कहती है हम तो इसे लाए एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर एंड एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो हम चाहेंगे ये तो सारी कंपनीज फॉलो करें, पर छोटी छोटी कंपनीज को हम बख्श देते हैं। वो कौन सी छोटी छोटी कंपनीज होती है, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड प्राइवेट कंपनीज जो ना होल्डिंग या सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, जिसका टर्नओवर कितना से कम है, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, जिसका बोरोइंग्स कितना से कम है, 1 करोड़ या उससे कम है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना से कम है, 1 करोड़ से कम है। इसके अलावा कारो कहता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज पे ऑलरेडी इतनी रेगुलेशंस है रिपोर्टिंग की, उन्हें भी हम बख्श देते हैं। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। अब कारो 2020 में कितने क्लॉजेज है, 21 क्लॉजेज है। आइए देखते हैं इन 21 क्लॉजेज में हमें क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ता है। सबसे पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम शेयर होल्डर्स को ऐसा क्या बता सकते हैं जिससे उसे समझ में आए कि जो भी डिस्क्लोजर है वो सही है या नहीं है। सबसे पहला तो उसे डर होगा कि ये बार बार पीवी तो कर रहे हैं ना एसेट्स का, कहीं ऐसा तो नहीं है एसेट्स चोरी हो जा रहा है या एसेट्स यूजफुल कंडीशन में नहीं है फिर भी पीपी में दिखा रहे हैं। दूसरा उन्हें डर होगा टाइटल डीड्स तो कंपनी के नाम पे है ना, जो भी ये एसेट्स है कंपनी के नाम पे, ऐसा नहीं हो कि कल को कोई आके इनसे हड़प ले एंड हमारे पैसे लग जाए। फिर तीसरा क्या है कि कहीं ये कंपनी बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं लेके रखी ना। बेनामी प्रॉपर्टी मतलब बेनिफिशियल ऑनर कोई और एंड एसेट किसी और के बुक्स में है, तो अगर ऐसा है तो बेनामी
ट्रांजैक्शंस या बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर तुम पनिश होने वाले हो तो उसका डिटेल्स दे दो। इसके अलावा प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिटेल्स कंपनी मेंटेन तो कर रही है ना, एंड अगर कंपनी ने इस बार कुछ रीवैल्यू किया है, मतलब कि कंपनी ने उसे कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे दिखा दिया, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व का डिटेल्स दे दो। एंड अगर वो 10% से ज्यादा है रीवैल्यूएशन अमाउंट तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दो। फिर नेक्स्ट आइटम क्या था, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होता है, मतलब स्टॉक जो कंपनी डील करती है, जिसको खरीदती बेचती है। इन्वेंट्री में तो भैया सिर्फ दो ही पॉइंट है। सबसे पहला तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हो रहा है ना टाइम टू टाइम, क्योंकि एसेट भले ही बड़ी चीज है पर इन्वेंट्री छोटी चीज हो सकती है एंड इधर उधर गायब हो सकती है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर पीवी ऑफ इन्वेंट्री टाइमली हो रहा है ना। एंड अगर पीवी ऑफ इन्वेंट्री में 10% से ज्यादा का कोई डिस्क्रिपेंसी निकलता है तो वो इमीडिएटली एंड प्रॉपरली डेल्ट विद है ना। दूसरा पॉइंट, हमने एक नई चीज सीखी थी कि अगर कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है 5 करोड़ से ऊपर, तो बैंक उनसे क्या मांगेगा, स्टॉक एंड डेटर डिटेल्स मांगेगा। कब मांगेगा, एवरी क्वार्टर मांगेगा। तो उसमें जो इन्वेंट्री डिटेल्स कंपनी दे रही है हमें चेक करना है वो एज पर बुक्स एंड एज पर फिजिकल है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी बैंक को उल्लू बना रही है, क्योंकि बैंक को उल्लू बनाया मतलब बैंक का लोन नहीं चुकाया एंड फिर कंपनी जाएगी जेल के अंदर एंड पैसे चुकाने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स को। उसके बाद आता है LGSI, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी बनी है दानवीर कर्ण एंड उसने दिया है लोगों को पैसा। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहला तो ये कि सही इंसान को पैसा दिया है ना। ऐसा तो किसी को पैसा नहीं दे दिया है ना जो हमारा पैसा उठा के घर ले जाए। तो हमें बताना पड़ेगा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स। इसमें हमें दो बाइफिकेशन करने पड़ेंगे, एक तो टू जेवी एसोसिएट एंड सब्सिडरी एंड दूसरा टू अदर्स। मतलब कि शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि ये जो तीनों कैटेगरी है, मतलब हमारे रिलेटेड पार्टीज, इनको कितना लोन दिया एंड दूसरों को कितना लोन दिया है। इसके अलावा हमें देखना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है वो सही है ना। ऐसा नहीं कि अगला पैसा भी ले गया एंड टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसके ही फेवर में हो गए। फिर हमें देखना है कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट प्रॉपर टाइमली मिल रहा है ना कंपनी को। ऐसा तो नहीं है कोई डिफॉल्ट करने के फिराक में है। अगर कोई ड्यू 90 दिन से ज्यादा है तो कंपनी उसकी रिकवरी का स्टेप्स ले रही है ना, अगर नहीं ले रही तो मतलब कंपनी को झोल करना चाह रही है। कहीं कंपनी ने इस साल किसी ऐसे को लोन वापस दिया है, फ्रेश लोन इशू किया है या उसका लोन रिन्यू किया है जिसने कंपनी का पैसा मारा है, मतलब कि उसका ड्यू था इस ईयर पर वो पैसे नहीं दे पाया तो कंपनी ने उसका लोन एक्सटेंड कर दिया, उसे फ्रेश लोन इशू कर दिया या उसका लोन वापस एक्सटेंड कर दिया है, तो इसके बारे में भी कंपनी को बताना पड़ेगा। एंड लास्टली, अगर कोई लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, मतलब अपने शर्तों पे है वो कि जब मन चाहे कंपनी उसे ले सकती है, या फिर जिस लोन्स का टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, मतलब वो सब कंपनी के फेवर में है, तो उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। फिर कंप्लायंस इन केस ऑफ LGSI, कारो कहता है ऑर्डर को टू इंश्योर कि सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज बीन फॉलोड और नॉट, ये चेक कर लो। सेक्शन 185 में क्या कहा है, किसी भी डायरेक्टर, फर्म के डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर या फर्म जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है या उसका रिलेटिव, उसको हम नहीं देंगे LGS मतलब लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं देंगे। पर डायरेक्टर कहता है अरे मेरे फर्म का क्या कसूर, उससे पैसे चाहिए तो दे दो, तो कंपनीज एक्ट बोलता है चलो ठीक है एक ही शर्त पे देंगे। किस शर्त पे, पहले तो शेयर होल्डर्स को चीख चीख के बता दो यानी SR पास कर दो, एंड दूसरा ये लोन सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, कोई पर्सनल पर्पस के लिए नहीं। एंड सेक्शन 186 में क्या लिखा था कि 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस फ्री रिजर्व या 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो भी इन दोनों में ज्यादा है उससे ज्यादा अगर तुम्हें किसी भी को लोन गारंटी सिक्योरिटी देना है या किसी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करना है तो तुम्हें लगेगा SR एंड PR। फिर आया है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स मतलब कि रिफंडेबल डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट या कोई भी काइंड ऑफ डिपॉजिट जो कंपनी ने ले रखा है, तो उसमें आपको क्या क्या इंश्योर करना है। सबसे पहले कि RBI के डायरेक्टिव्स फॉलो हुए ना। अब आप बोलेंगे मैम बैंकिंग कंपनी तो है ही नहीं कारों के एप्लीकेबिलिटी में और अब हमें RBI डायरेक्टिव्स सिखा रहे हो, तो RBI डायरेक्टिव्स किसी और पे भी लगता है। कौन है वो शख्स, NBFC। RBI डायरेक्टिव्स का एक एग्जांपल हमने क्या लिया था कि अगर आपको 12 महीने से ज्यादा लोन लेना है या डिपॉजिट्स लेना है
एज एन एनबीएफसी तो आपको चाहिए होगी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। तो आपको देखना है ये सब फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। फिर दूसरा सेक्शन 73 to 76 मतलब प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एज पर कंपनीज एक्ट फॉलो हुआ है ना, मतलब आपने कुछ डिफॉल्ट विफॉल्ट तो नहीं किया है ना डिपॉजिट्स में। एंड अगर कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का या एनसीएलटी का कोई ऑर्डर आया है डिपॉजिट्स के रिगार्ड में, मतलब आपने कभी किसी का पैसा मारा है या उसे रिटर्न नहीं किया या उसे इंटरेस्ट नहीं दिया एंड उसने जाके एनसीएलटी को चुगली कर दिया एंड एनसीएलटी बोलता है चल बेटा अब तो तू अंदर या तू इतनी पेनल्टी दे, तो वो सब फॉलो हो रहा है ना। फिर आपको बताना था कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में अंडर पैरा 3 का 6। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस कंपनीज को मेंटेन करना पड़ता है? कुछ ऐसी कंपनीज जो स्टेटेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मतलब वो कोई ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रही है या कोई ऐसा सर्विस रेंडर कर रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर आप इसमें डील कर रहे हो तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए। पर कॉस्ट रिकॉर्ड से कंपनी कभी मेंटेन करेगी जब उसका एप्लीकेबिलिटी लिमिट क्रॉस होगा, मतलब टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा होगा। तो अगर आपकी कंपनी के साथ कुछ ऐसा है तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ना। उसके बाद आया स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब कि जो भी एज अ कंपनी मेरा गवर्नमेंट को पेबल है, जीएसटी पेबल, टीडीएस पेबल, प्रोविडेंट फंड, पी टैक्स, इनकम टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर ये डिस्प्यूटेड है, मतलब मेरे और गवर्नमेंट में अभी लड़ाई चल रही है एंड हमें खुद ही नहीं पता कि कितना अमाउंट पेमेंट करना है, तब तो भैया तुम सिर्फ फोरम एंड अमाउंट बता दो। बट अगर ये अनडिस्प्यूटेड है, तुम क्लैरिटी में हो कि तुम्हें कितना अमाउंट पे करना है, तो एज एन ऑडिटर पहले तो मुझे देखना चाहिए कि कंपनी रेगुलर तो है ना इन ड्यूज को डिपॉजिट करने के लिए। एंड अगर नहीं तो एज ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट दैट इज 31 मार्च, कुछ भी जो 6 महीने से ज्यादा ड्यू है वो मुझे बताना पड़ेगा। मतलब 30 सितंबर को जिसका ड्यू डेट फॉल कर रहा है एंड वो एज ऑन 31 मार्च भी ड्यू है, तो उसके बारे में मुझे डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड इनकम, मतलब काला धन अब इनकम टैक्स को मिल गया है, कुछ भी कानून की नजरों से ज्यादा दिन तक बचता नहीं है एंड अब इनकम टैक्स बोलता है चल अंदर। तो कंपनी ने बोला कुछ तो होगा ना जिससे मुझे अंदर नहीं जाना पड़े, तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है हाँ जरूर है, एक काम कर 60% टैक्स पे कर दे। तो कंपनी बोलती है रब्बा इतना ज्यादा, तो इनकम टैक्स बोलती है या तो अंदर चलो या 60% टैक्स पे करो। तो कंपनी बोलती है चलो ठीक है मैं टैक्स ही पे कर देता हूँ, दैट इज बेटर देन गोइंग टू द जेल। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है कंपनी के साथ, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम डिस्क्लोज हुई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो आपको क्या देखना है कि वो बुक्स में प्रॉपरली डेल्ट विद है एंड डिस्क्लोज्ड है ना। उसके बाद आया बोरोइंग्स। बोरोइंग्स अंडर पैरा 3(9). मैंने बोरोइंग्स के बारे में ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी बोला था, बड़ी अजीब सी चीज होती है, कंपनी को जितना गड़बड़ करना होता है वो इसी पे ध्यान आकर्षित करती है। तो बोरोइंग्स में सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा कि कहीं मेरा कंपनी विजय माल्या एंड मेहुल चौकसी तो बनने नहीं वाला है या फिर बन चुका है ना, ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं है ना। मतलब इट शुड नॉट बी टैग्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय बैंक। सबका जो भी पेमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट है वो टाइम टू टाइम रीपे कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है बहुत दिन से ड्यू है, क्योंकि अगर उसका नहीं कर रहा है पेमेंट तो अपना तो कभी करेगा ही नहीं। उसके बाद लोन्स पर यूज फॉर द पर्पस ऑब्टेन्ड, मतलब ऐसा नहीं है लोन लिया था बिल्डिंग बनाएंगे एंड उस लोन से अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स है तो उसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज करो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करो। एंड अगर किया है तो अमाउंट एंड पर्पस स्टेट करो। अगर अपने छोटे भाई बहनों की जान बचाने के लिए कोई लोन लिया है, मतलब जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी एंड एसोसिएट के लिए कोई भी लोन लिया है, तो बता दो कि वो लोन रीपे हो गया है ना। एंड अगर डिफॉल्ट किया है तो वो भी बता दो। एंड लास्टली अगर छोटे बहन भाइयों के एसेट्स पे कोई लोन गिरवी लिया है तो उसके बारे में भी बता दो कि लोन रीपे हो गया है ना, सारा अमाउंट बता दो। एंड अगर उसमें भी कुछ डिफॉल्ट किया है तो बता दो। फिर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक प्रोसीड्स, मतलब पब्लिक से पैसा तो ले लिया पर उसका सही तरीके से यूज नहीं कर रहे, तो इसीलिए तो हमने भेजा है अपने एंजल अपने ऑडिटर को कि वो देखे कि तुम हमारे पैसों का सही यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो पैरा 3(10) मतलब क्लॉज 10 में आपको क्या बताना है कि आईपीओ एफपीओ से जो कंपनी ने पैसे उठाए हैं वो सही पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं ना, जो प्रोस्पेक्टस में स्टेटेड है उसी पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं ना। एंड अगर नहीं हो रहे तो आपको 3 चीज बताना है DDR, डिलेज, डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन, मतलब कि अगर उसमें कोई डिले हुआ है तो वो बता दो, अगर कुछ डिफॉल्ट किया तो ये बता दो। एंड अगर कंपनी की आंखें खुल गई है एंड कंपनी चाहता है अब इसकी प्राइस चेक करना तो रेटिफिकेशन किया है तो वो भी बता दो। इसके अलावा अगर कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से फंड उठाया है, मतलब मिडल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट से फंडिंग उठाई है, मतलब ना हजारों पब्लिक से फंडिंग उठाई है ना 5
प्राइवेट पार्टनर से उठाइए, 100-200 लोगों से फंडिंग उठाइए थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो आप देख लो सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंप्लाई हुआ है कि नहीं, एंड अगर नहीं हुआ है तो उसके बारे में स्टेट कर दो, एंड अगर जो पर्पस स्टेटेड था उनके प्रोस्पेक्टस में उसके बारे में भी, उसके यूज के लिए भी ये फंड्स यूज नहीं हुए। मतलब अगर प्रोस्पेक्टस में कहा था कि हम इससे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी लाएंगे और ये सब करेंगे, बट कंपनी तो कुछ और ही कर रही है, उससे लोन्स रीपे कर रही है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो नेचर एंड अमाउंट उसमें भी स्टेट कर दो। फिर आता है फ्रॉड। अरे मैम, फ्रॉड के बारे में तो हम कंपनी ऑडिट के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या क्या पढ़ा। अगर 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, पर बोर्ड रिपोर्ट में देनी। क्या क्या, NAP, नेचर, अमाउंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व। अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा। किस में बताएंगे हम, अंडर ADD 4, अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। एंड जो ऑडिट कमेटी ने इतना बड़ा वो बिठाया है विसल ब्लोअर पॉलिसी, उसकी कंप्लेंट्स तो सब सुन रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है बस विसल ब्लोअर पॉलिसी एस्टेब्लिश करके सो गए हो। फिर अगर तुम्हारी कंपनी जिसकी तुम ऑडिट कर रहे हो वो निधि कंपनी निकली, निधि कंपनी क्या कंपनी हुई, मतलब फॉर्मल वे ऑफ किटी पार्टी। फॉर्मल वे ऑफ किटी पार्टी मतलब लोगों से पैसा लेके उन्हीं लोगों को उधार दे देना, एंड बीच का जो पैसा है उससे कंपनी चला लेना। अगर ऐसा कुछ है तो आपको इंश्योर करना है। नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स का रेशियो इज 1:20, मतलब मेरा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ऑलवेज 20 टाइम्स माई डिपॉजिट्स। जो भी मैंने डिपॉजिट कर रखे उसका 10% इज अनइनकम्बर्ड, मतलब विदाउट एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एंड मैं जब चाहूँ उसे निकाल सकूँ। एंड निधि कंपनी क्योंकि बनता है पब्लिक के ट्रस्ट पे, तो आपको इंश्योर करना चाहिए सारा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टाइमली रिपे हुआ है। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, मतलब रिलेटिव के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है, तो सेक्शन 177 एंड 188 का ख्याल रखना। मतलब कि 177 यानी ऑडिट कमेटी से वो ट्रांजैक्शन को अप्रूव करवा लेना, एंड 188 यानी PR पास करवा लेना बिफोर डूइंग एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर आता है इंटरनल ऑडिट सिस्टम। अरे इंटरनल ऑडिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट करता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिफोर मूविंग इन एंड जंपिंग इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसे देखना चाहिए कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है, क्योंकि अगर उसे लगता है कि इंटरनल कंट्रोल्स ही सही नहीं है तो फिर उसका काम बढ़ने वाला है। एंड ये सब उसे कौन बताएगा, इंटरनल ऑडिटर। तो आपको देखना है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट कंसिडर किया है ना, एंड कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स तो है ना जैसा जरूरत है। फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन अंडर क्लॉज 15। नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी विदाउट ड्यू ऑथराइजेशन। तो अगर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स किया है डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी से तो इंश्योर कर लो सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो किया है। उसके बाद आता है NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अंडर क्लॉज 16। तो NBFC में आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है NBFC को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या। अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो फिर चेक कर लो कि उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है अंडर 45IA ऑफ द बैंकिंग एक्ट। उसके बाद आपको क्या इंश्योर करना है कि कहीं कंपनी ने गैर कानूनी काम तो नहीं किया है ना, मतलब NBFC का रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किए हुए बिना ही NBFC के सारे एक्टिविटीज रन कर रही है। उसके बाद कहीं आपकी NBFC CIC मतलब कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं है ना, मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना कि उसका 90% ऑफ जो एसेट्स है वो इक्विटी सिक्योरिटी ये सब में इन्वेस्टेड है, एंड उसका जो 90% का 60% है वो अपने ग्रुप कंपनीज में ही इन्वेस्टेड है। अगर ऐसा है तो बता दो। एंड अगर वो CIC निकली तो आपके इस CIC में कितने ग्रुप्स हैं इसके बारे में भी बता दो। फिर आता है कैश लॉस। मैम कैश हो गया है नेगेटिव। अरे नहीं बुद्धू, कैश थोड़ी नेगेटिव हो सकता है, जितना पैसा है उतना ही उड़ाओगे ना, उससे ज्यादा कैसे उड़ाओगे। तो कैश लॉसेस मतलब क्या कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया है मेरा नेगेटिव। अब मेरे धंधे से मैं पैसा नहीं कमा रहा, मैं फिनेंशियल इनकम कमा रहा हूँ, मतलब इंटरेस्ट ये सबसे पैसा कमा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी ऐसा कुछ हुआ है, ओनली क्लॉज जिसमें प्रीवियस ईयर का भी आता है तो ध्यान रखना। तो करेंट एंड प्रीवियस ईयर में ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बारे में बता दो। रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब पिछला ऑडिटर कंपनी छोड़ गया एंड अब तुम नए नए ऑडिटर बने हो, तो पहले तो ये समझ लो कि पिछले ऑडिटर को क्या दिक्कत थी। अगर कोई जेन्युइन रीजन था कि चलो ठीक है उसकी दिक्कत थी कुछ ऐसा, तब तो सही है। अगर नहीं, उसे बेकार में भगाया गया है, रेजिग्नेशन के लिए फोर्स किया गया है, तो मतलब तुम्हारे लिए ये खतरा है, तो उसके इश्यूज कंसर्न्स एंड ऑब्जेक्शंस सुन लो। उसके बाद
गोइंग कंसर्न मतलब कितनी बार हमने गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ा है, ये गोइंग कंसर्न हम कैसे डिटरमाइन करें या सही है या नहीं। बट चलो ठीक है, एक बार और रिपोर्ट कर दो गोइंग कंसर्न में। एंड कारो का तरीका थोड़ा नया है गोइंग कंसर्न के बारे में जज करने के लिए। कारो कहता है थ्रू फिनेंशियल रेशियोज, थ्रू एजिंग शेड्यूल, थ्रू पेमेंट ऑफ फिनेंशियल लाइबिलिटीज के एनालिसिस एंड थ्रू इंफॉर्मेशन accompanying financial statements and through auditors uncertainty regarding गोइंग कंसर्न, ये सब पे जज करो कि कंपनी गोइंग कंसर्न है भी या नहीं है। मतलब फिनेंशियल रेशियोज अगर तुम्हें गड़बड़ लग रहा है, डेट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये सब तुम्हें गड़बड़ लग रहा है, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कंपनी के पास पेबल ही पेबल है, रिसीवेबल कुछ है ही नहीं। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियल लाइबिलिटीज में भाई बहुत पैसा फंस गया है, अभी कुछ आने का नहीं है, या फिर कुछ भी एफएस में जो इन्फॉर्मेशन कंपनी कर रही है, मतलब कोई नोट्स में ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है, तुम्हें लगता है बस अब तो नेक्स्ट ईयर कंपनी हो गई है बाय बाय। एंड अगर ऐसा फिनेंशियल एसेट्स में कुछ हुआ है, मतलब कि सिर्फ रिसीवेबल रिसीवेबल है बट एक्चुअली वो कभी रिसीव हो नहीं रहा है। एंड लास्टली जहाँ कंपनीज एक्ट में, सॉरी, जहाँ ऐसे 700 में ऑल्टर रिपोर्ट करता है मटेरियल अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न असेसमेंट, तो ये सबको जज करके देख लो कि कंपनी गोइंग कंसर्न है भी या नहीं है। फिर आता है सीएसआर, मतलब दान पुण्य का काम। सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर कंपनी तुम्हारी इस कैटेगरी में आती है तो तुमको क्या देखना है कि कहीं कंपनी वो पैसे अपने फायदे के लिए तो नहीं यूज कर ले। और ये तुम कैसे इंश्योर करोगे कि कंपनी अपने फायदे के लिए नहीं यूज कर रही है? तुम बोलोगे कंपनी को, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तुम्हारा तब तो उसको कोई दूसरे एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कर दो एंड उस अकाउंट से तो सिर्फ तुम्हारा सीएसआर का पैसा लगेगा। एंड अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया है कंप्लीट पर तुम्हारा 2% का अमाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो अमाउंट बचा है वो अपने घर नहीं लेके जाना है, वो शेड्यूल 7 यानी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, गंगा क्लीन फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी फंड है उसमें डिपॉजिट कर दो। एंड लास्टली 21th क्लॉज, क्वालिफिकेशन इन सीएफएस, मतलब अगर तुम्हारे बड़े भाई ने सीएफएस में कह दिया है कि यहाँ यहाँ क्वालिफिकेशन है, मतलब यहाँ यहाँ कारों में पता चला है कि ये सब गलत कर रहे हैं, तो उनका भी रिमार्क्स तुम्हें देना पड़ेगा एंड उनका रेफरेंसेस देना पड़ेगा। उसके बाद हमने सीखा एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर। पैराग्राफ में एम्फोसिस ऑफ मैटर क्या है? एम्फोसिस ऑफ मैटर वो मैटर है जो एज पर ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब वो सही से डिस्क्लोज है, सब सही है, पर शेयर होल्डर, पर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि शेयर होल्डर्स को ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स इस बात को नहीं जानेंगे तो शायद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत समझेंगे। अगर ये मैटर कैम में स्टेट हो गया तो ये मैटर फिर से स्टेट करना है क्या? अननेसेसरी पेज नहीं बढ़ाना है। अगर कैम में स्टेट हो गया है तो यहाँ पे वापस नहीं स्टेट करना है। क्या तुम्हें मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना है क्या? नहीं, मैंने क्या बोला, वो डिस्क्लोज है, सब सही है एंड वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी है, पर फिर भी तुम चाहते हो शेयर होल्डर्स जाके एक बार वहां पे नजर घुमा ले। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही सुंदर है उस रिस्पेक्ट में तो तुम्हें मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करने की जरूरत नहीं है। एंड क्या तुम इसे कोई पैरा के नीचे फटक से लिख दोगे क्या? नहीं, तुम्हें इसके लिए सेपरेट पैरा बनाना पड़ेगा। फिर आता है OMP यानी अदर मैटर पैराग्राफ। जब भी ऑडिटर को लगता है ये शेयर होल्डर्स मेरी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही ओवर एज्यूम करने लग गए, मतलब इनको लगता है मेरे पास ऑलरेडी कम काम है, जो ये सोच रहा है कि मैं ये भी और ये भी कर दूंगा, तो फिर ऑडिटर का आ जाता है रक्षा कवच एंड वो कहता है OMP में सुन लो एकदम ध्यान से, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव मेरा यहीं तक लिमिटेड है, उसके आगे मैं कुछ नहीं करूंगा। बट अगर लॉ और रेगुलेशन मना कर देते कि ऑडिटर जी डोंट स्टेट दिस, तो ऑडिटर नहीं स्टेट कर सकता एंड इसके लिए भी ऑडिटर को एक सेपरेट पैरा बनाना पड़ेगा। प्लस अगर ये भी मैटर कैम में स्टेट हो गया कि ऑडिट मैटर में, तो वापस पेज नहीं बढ़ाना है, वहां पे स्टेट हो गया तो एक बार स्टेट हो गया। गुड ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या क्या होना चाहिए? सिंपल है, सुंदर सा, क्लियर है उसका फंडा सा, ब्रीफ एंड स्पेसिफिक है, एकदम इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव है, बायसनेस को करता है एलिमिनेट एंड ओपिनियन को करता है फर्मली स्टेट, ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रेजेंटेड एंड टाइमली ऑडिट रिपोर्ट देना हिज इंटेंडेड। ठीक है, बहुत सुंदर सी पोयम है, मैम ने बहुत ध्यान से बनाया। आई होप ये पोयम याद रहे, तभी मेरा ये पोयम बनाना सफल होगा, वरना मुझे कोई ऐसा ऑथर आर्टिस्ट कुछ नहीं बनना है। तुम बस ये पोयम ढंग से पढ़ के चले जाना है, याद करके चले जाना, मेरा सारा पोयम बनाना हो जाएगा सफल। अब ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट का डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हमने क्लास में क्या बोला, ऑडिट सर्टिफिकेट समझो यार, समझते ही तुम्हारे सारे डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। ऑडिट सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट होता है जब क्लाइंट को कोई फैक्ट या कोई मैटर रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना होता है एंड वो रेगुलेटरी अथॉरिटी कहती है कि हमें तुमसे ज्यादा सीए पे ट्रस्ट है, तो एक काम करो, ये बात सीए से सर्टिफाई या उसका थप्पा लगवा लो कि
अगर सीए कह दे कि तुमने जो भी इस डॉक्यूमेंट में कहा है सब सच है, तो हम मान लेंगे ये सब सच है। तो मतलब कि ऑडिट सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट इज सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर, या फिर दैट इज अप्रूव्ड बाय द ऑडिटर, या फिर दैट इज अप्रूव्ड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे भी अगर तुम्हें अपने ऑडिटर से करवाना है तो तुम ऑडिटर से कराओ, तुम्हें कोई एक्सटर्नल सीए से करवाना है तुम एक्सटर्नल सीए से कराओ, जैसे तुम्हारा मन। ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट में सबसे पहला डिफरेंस हमेशा हर टाइम की तरह डेफिनेशन होगा। दूसरा क्या है, ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन इशू करना पड़ता है। यहाँ पे कोई ओपिनियन इशू करना है क्या? नो राइट लेफ्ट, ओनली एक्चुअल फिगर्स एंड फैक्ट स्टेट करो, क्योंकि अगर वो गलत स्टेट किया ना तब तो और तब तो गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे लेके घूमेगी डंडा, एंड तुम वो नहीं चाहते। यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में तो फिर भी तुम बच जाओगे, कह दोगे कि मैं तो ओपिनियन इशू कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई ओपिनियन इशू नहीं करना ऑडिट सर्टिफिकेट में। ऑडिट सर्टिफिकेट में क्लियरली स्टेटेड है कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो सब सही है या नहीं, पहले ये बता दो। तो कमिंग बैक टू डिफरेंसेस, सबसे पहला डेफिनेशन। दूसरा क्या है, यहाँ पे ओपिनियन इशू करना है, ऑडिट सर्टिफिकेट में कोई ओपिनियन इशू नहीं करना है। ऑडिट रिपोर्ट में तुम अपना एडवाइस भी दे सकते हो कि हाँ बहन तुमको ये करना चाहिए, हाँ भाई तुमको ये करना चाहिए। ऑडिट सर्टिफिकेट बोलता है मेरे को कोई तुम्हारा एडवाइस का जरूरत नहीं है, तुम्हारा एडवाइस सब जाए भाड़ में, तुम बस ये देख लो कि तुम बच जाओगे ना, मतलब सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स सही है ना। फिर ऑडिट रिपोर्ट में तुम्हें देना पड़ता है रीजनेबल एश्योरेंस, एंड रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ इंश्योरेंस बट नॉट गारंटी। बट ऑडिट सर्टिफिकेट में तुम क्या ये दे सकते हो, क्या नहीं। ऑडिट सर्टिफिकेट में तुम्हारे अपना जान बान आन जो लगाने लगाओ, पर तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो सही है। ऑडिट रिपोर्ट कब इशू करना है, जब ऑडिट खत्म हो जाए। ऑडिट कब खत्म होगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ईयर खत्म हो जाए। ऑडिट सर्टिफिकेट किसी का टाइम नहीं देखता, उसे जब आना है वो आएगा, एंड उसे जब जाना है वो जाएगा। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट में नहीं होता। मतलब अगर मुझे लगता है कि कैम की नेसेसिटी नहीं है मैं हटा दूंगी, ईएमपी की नेसेसिटी नहीं है मैं हटा दूंगी, पर क्या मैं ऐसा ऑडिट सर्टिफिकेट में कर सकती हूँ कि नहीं, जो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मांगा है वो मुझे देना तो पड़ेगा। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट का होता है स्कोप बहुत लार्ज, क्योंकि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एड्रेस करने के लिए होता है। ऑडिट सर्टिफिकेट कुछ पर्टिकुलर मैटर्स के लिए होता है। ये होता है बेस्ड ऑन अजम्पशन एंड एस्टिमेशन, ये होता है बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आता है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, कुछ ऐसे नाजुक चीजें जो आपके बिजनेस में होने चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो आपका बिजनेस गोइंग डाउन डाउन डाउन, गोइंग डाउन डाउन डाउन, जो आप नहीं चाहते। मतलब कि अगर पापा के गले में कोई और हाथ दे सकता है पापा के अलावा, मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बाद में बनेगा, पहले ये तो इंश्योर कर लो बिजनेस सही चल रहा है ना। तो मतलब कंट्रोल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस। इसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, एक मिठाई वाले भैया का, कि अगर मिठाई शॉप है तो उनको क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स लगवाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला था, एक सीसीटीवी लगवाना पड़ेगा। फिर दूसरा इंश्योर करना पड़ेगा कि हर इंसान अलग अलग ड्यूटी रेमिट कर रहा है, कि उनमें से कोई एक भी चोर निकले तो दूसरा इंसान वो शॉप को बचा ले। उसके अलावा उन्हें हमेशा स्टॉक लेते रहना चाहिए कि उनका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है एंड जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स है वो मैच करे। एंड उसके बाद एक और ऑप्शन हमने उन्हें दिया था, एक हाईटेक ऑप्शन दिया था कि बारकोड टैगिंग भी कर दो, कि अगर चोरी हो रही है या फ्रॉड हो रहा है तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये सब क्या थे, मिठाई वाले भैया की इंटरनल कंट्रोल्स थे। तो इंटरनल कंट्रोल्स का इंटेंशन क्या होता है, सबसे पहला अधेरेंस टू कंपनीज पॉलिसी, फिर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फिर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, मतलब चोरी नहीं होने देना, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड होने वाला है तो उसके पहले बता दो, या फ्रॉड हो गया है तो उसके बारे में पता चल जाए। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड, जो कंपनी में हो रहा है वही मेरा रिकॉर्ड शो कर रहा है। एंड प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हो वो ट्रस्ट वर्दी है, ऐसा नहीं है कि जो भी तुम्हारा मन आया तो तुमने उस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिया। अब ये तो हो गया इंटरनल कंट्रोल्स। पर इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे कंट्रोल्स जो किए जाते हैं कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुंदर दिखे, मतलब एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिखे एंड एज पर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी दिखे। तो सबसे पहले हमने बोला था बेस सही करो तब कंपनी सही होगी। तो बेस में हमें क्या देखना है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड रिसीट्स आर ऑथराइज। जब सब ऑथराइजेशन मिल जाए तब वो ट्रांजैक्शंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो ट्रांजैक्शंस कर लो। वो ट्रांजैक्शन तुम कहाँ लिखोगे, खाता में लिखोगे, वहां से तुम्हें रिकॉर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो योर रिकॉर्ड शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। उसके बाद जब रिकॉर्ड्स लिख भी लिया है तो फिर ये कैसा बन जाएगा, कैश बुक जैसा बन जाएगा, जितना
कैश गया एंड जितना कैश आया, बट हमें तो क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिखाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा अकाउंट्स में। एंड वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स मैं कैसे करूंगी, थ्रू GAAP, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना। पर ये सब किया कराया सब बेकार हो जाएगा अगर मैं फ्रॉड ही डिटेक्ट नहीं कर पाई या अपने एसेट्स को चोरी होने से नहीं बचा पाई। तो आई शुड इंश्योर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ fraud or ensure safeguarding of my assets। फिर ऑडिटर का ड्यूटी क्या है SIC ओवर FR के बारे में, तो शेयर होल्डर्स कहता है देखो तुम तब से कह रहे हो बेस बेस बेस, तो तुम्हें भी तो चेक करना चाहिए ना बेस सही है जिसके ऊपर तुम इतना बड़ा ओपिनियन देने वाले हो। तो ऑडिटर का ड्यूटी दो जगह स्टेटेड है अंडर सेक्शन 143(3) का आई, मतलब जहां दाशी को हमने बोला था 10 चीजें रिपोर्ट करने, उसमें एक था इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी रिपोर्ट करने, एंड दूसरा है अंडर रूल 10A। रूल 10A कहता है कंपनीज एक्ट का कि तुम्हें एक सेपरेट ओपिनियन इशू करना चाहिए ऑन ISC ओवर FR, मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या ये सब कंपनीज में करना चाहिए, क्या बिल्कुल करना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है कि बेस के बारे में बताना चाहिए। पर कंपनीज एक्ट ने कहा छोटे छोटे कंपनीज को बख्श देते हैं, एंड कौन से छोटे छोटे कंपनीज है, OPC स्मॉल कंपनीज, फिर तुम्हारा प्राइवेट कंपनीज जिसका बोरोइंग्स 25 करोड़ या उससे कम है, या तुम्हारा टर्नओवर जिसका 50 करोड़ या उससे कम है। इन 4 कैटेगरीज को हम बख्श देते हैं कि तुम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में मत बताओ, अलग से रिपोर्ट इशू मत करो, बट बाकी कंपनीज को तो ये करना पड़ेगा। फिर हमने सीखा नाफरा के बारे में। अब ये नाफरा कौन सा जीव है, नाफरा गवर्नमेंट का जीव है जो 2 प्राइमरी काम करता है, विजिलेंस एक्सरसाइज करता है ऑडिटर्स पे, मतलब ऑडिटर्स अपना काम सही से तो कर रहे हैं ना, एंड दूसरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है इन कंसल्टेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ ICI। मतलब कि अगर उसे लगता है इन स्टैंडर्ड्स में कुछ चेंज चाहिए जिससे मेरा क्वालिटी ऑफ ऑडिट बढ़ेगा या मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़ेगा, तो वो करेगा, एंड अगर कुछ नया लाना है तो वो भी वो सजेस्ट करेगा। इनमें होती है सिर्फ 15 मेंबर्स की जगह 15 मेंबर से ज्यादा ही हटा नहीं पाते, उसमें से एक बनता है चेयरमैन जिसको दुनिया का सारा ज्ञान है अबाउट अकाउंट्स, ऑडिट एंड लॉ एंड फाइनेंस। ठीक है, ये 3 कमिटीज का मिश्रण है। किन 3 कमिटीज का, मैंने पहले बोला था कि सबसे पहला काम क्या होता है कि विजिलेंस एक्सरसाइज करना। विजिलेंस कैसे एक्सरसाइज करेगा कि वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए क्या बनाया है, इन्फोर्समेंट कमिटी। एंड इन्फोर्स क्या कराएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, मतलब 3 कमिटी AS SA एंड इन्फोर्समेंट कमिटी मिला के बनता है नाफरा। अब नाफरा का ड्यूटीज क्या है, जो मैंने इतनी देर से बोला वही है, विजिलेंस एक्सरसाइज करना है ओवर ऑडिटर की वो सही से काम कर रहा है ना, दूसरा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते रहना है, उसे अमेंड करते रहना है, उसे ओवरसी करते रहना है कि उसमें कुछ चेंजेस चाहिए क्या, एंड सिर्फ बनाने से हो जाएगा क्या, उसे करवाना भी पड़ेगा। तो इंश्योर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, recommend accounting and auditing policies to be adopted by the companies for approval by CG, compliance with SA and AS, oversee quality of service and suggest improvements and other duties। इसके अलावा नाफरा का रोल क्या है ऑडिटिंग में, सबसे पहला तो उसका रोल है भैया AS एंड SA बनाने में, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वो बनाता है किसके रिकमेंडेशन पे, ICI के रिकमेंडेशन पे। अगर उसे लगता है कि ICI से कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या वो मांग सकता है, क्या बिल्कुल मांग सकता है, क्यों नहीं मांग सकता है, उसका हक है मांगने का, तो ICI से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांगेगा। अब मेन क्रक्स, ये AS एंड SA बना तो दिया पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाए, इसको इंश्योर कैसे करे कि हमारा ऑडिटर इसको फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए नाफरा के पास 2 ब्रांचेस में पावर्स है। सबसे पहले तो अंडर रूल 3, रूल 3 में उसके पास क्या पावर्स है, वो ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स रिव्यू कर सकता है, उसका इंटरनल कंट्रोल चेक कर सकता है कि वो प्रॉपर, सॉरी इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स चेक कर सकता है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल के लिए उसने सारे प्रोसेसेस एस्टैब्लिश तो कर रखे हैं ना। एंड तीसरा ऑडिटर का टेस्ट ले सकता है जब मन चाहे। उसके अलावा ऑडिटर से एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ले सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। रूल नंबर 3 में सिर्फ 3 चीजें स्टेटेड है, क्या, ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स रिव्यू करना, ऑडिटर का टेस्ट लेना एंड क्वालिटी कंट्रोल का टेस्ट लेना। जो मैंने पहले 3 ड्यूटीज बताए वो है अंडर रूल नंबर 3। मैम ये बाइफिकेशन क्यों कर रहे हो बाद में पता चलेगा, बट हमेशा याद रखना है रूल नंबर 3 में ओनली 3 कॉम्पोनेंट्स है, उसके अलावा मैं अभी जो भी आगे बोलूंगी वो रूल नंबर 3 के बाहर है, बट पावर्स ऑफ नाफरा में। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उसके बाद और क्या कर सकता है, ये सब करने के लिए जो भी
रिव्यू वर्क पेपर्स और ये सब, क्या नाफरा का चेयरमैन खुद जाएगा क्या? नहीं, वो अपने ऑफिसर्स को भेजेगा। क्या ये ऑफिसर्स लुल्लू पुल्लू होंगे क्या? नहीं, प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ वाले ऑफिसर्स होंगे, जाके चेक करेंगे। फिर नाफरा ने सोचा कि इतनी सी बेइज्जती से नहीं होगा, अगर मैं इनको पेनल्टी दे दूँ, इम्प्रिजनमेंट दे दूँ, तो वो सबसे नहीं होगा, इनको कुछ बड़ा करने के दिखाना पड़ेगा कि अगर तुमने गलती की तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो नाफरा क्या करेगा, अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा। अगर कुछ भी गलतियां की है इन ऑडिटर ने तो अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा कि पूरी दुनिया को इन गलतियों के बारे में पता चले। बट नाफरा एक बार थम जाएगा ये करने से। क्यों थमेगा? अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। फिर नाफरा प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कभी अपने वेबसाइट पे नहीं डालता है। वो बोलता है मैं सब ऑडिटर्स को एथिक्स सिखाता हूँ, मैं कहते कैसे अपना एथिक्स ब्रेक कर दूँ। तो वो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कभी अपने वेबसाइट पे नहीं दिखाता है। बट अगर उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाना, तो वो भी कर सकता है। उसके अलावा उसे पूरा पावर है कि वो ऑडिटर से रिपोर्ट मांगे रिगार्डिंग जो उसने ऑडिटर ने गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश की है, क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए इंश्योर किया है, इंडिपेंडेंस के लिए इंश्योर किया है, रिस्क एलिमिनेट करने के लिए किया है, अगर थ्रेट्स है कुछ उससे हटाने के लिए किया है, तो इस सब पे ऑडिटर से वो रिपोर्ट्स मांग सकता है। अगर उसे कुछ फ्रॉड के बारे में पता चले तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को बता सकता है। एंड लास्टली अगर उसे लगता है इतने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा और नीचे घुस के इसके तह तक जाना पड़ेगा, तो वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। इन्वेस्टिगेट क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट के मैटर्स हो सकते हैं। अगर कुछ ओवरसाइट एक्टिविटीज है जिसका कंप्लायंस नहीं किया तो उस पर हो सकता है। एंड अगर नाफरा का सुओ मोटो मन चाहा कि चलो यार इसकी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो वो जाके कर सकता है। अगर रूल नंबर 3 में कुछ भी गलत किया ऑडिटर ने, तो नाफरा बोलता है ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। एंड नो अदर अथॉरिटी कैन डील विद दैट ऑडिटर एक्सेप्ट फॉर नाफरा। बाकी अगर कुछ भी गलत किया तो आईसीआई तुमसे डील करेगा। समझे क्या? एंड हियर वी एंड विथ ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर का रिविजन। बहुत लंबा नहीं था, मैंने ट्राई किया एज फास्ट एज पॉसिबल मैं बोलूँ कि आपको एग्जाम के पहले काम आए। तो आपको क्या करना है, घर जाके रिविजन देखना है, रिविजन नोट्स देखने हैं, एंड उसके बाद आपको डे बिफोर एग्जाम के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलो आओ एक बार फटाफट एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, 8 एमसीक्यूज है, फटाफट सॉल्व करते हैं। एंड ऑडिट रिपोर्ट इज मेन, फाइनल, सेमीफाइनल, और क्या था, कुछ और हो सकता है क्या, हाफ ईयर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, रणजी ट्रॉफी। मतलब कितना बेकार क्वेश्चन है ये, तुम सोच रहे हो। एंड ऑडिट रिपोर्ट इज क्या, फाइनल प्रोडक्ट यार, और क्या होगा। Audit is conducted to draw opinion on cost statement, income statement, financial statement, none of the above। किस पे होता है? तब से इतनी मैं रामायण बोल रही हूँ कि एफएस पे होता है ये। ऐसे 700 stands for audit planning, joint planning, forming an opinion and reporting on financial statements, none of the above। ऐसे 700 में क्या बताया गया कि ऑडिट रिपोर्ट कैसा दिखना चाहिए। एंड ऑडिट रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओपिनियन। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड ऑडिटर शुड सबमिट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देता है, मटीरियल चेक, परवेजिव चेक, एविडेंस अनचेक। एविडेंस ही तो नहीं मिला तभी तो ओपिनियन ही इशू नहीं कर पाए, इसलिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ा। An auditor should submit a disclaimer of opinion when he is satisfied with truth and fairness of financial statements. He has certain reservations as to presentation of truth and fairness in financial statements. Some material information is not available. The effect of any disagreement with management is not so material। not so material तो नहीं है, बिल्कुल material है यहाँ पे तो। He has certain reservations as to presentation। सिर्फ presentation खराब है क्या? नहीं भैया, पूरा पूरा financial statements खराब है। He is satisfied। अरे बुद्धू, unsatisfied होता है जब इस टाइप का opinion issue होता है। तो ये 3 ऑप्शन तो हो गए क्रॉस। सम मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, बट यहाँ पे परवेजिव वर्ड का भी यूज करना चाहिए था। बट ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ी आईसीएमआई चलता है, जैसे चलता है वो चलता है।
तो ठीक है, बाकी 3 ऑप्शंस तो हो गए थे इनकरेक्ट, इसीलिए हमने कर दिया ये वाला करेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू फॉर्मुलेट एन ओवरऑल ओपिनियन, अरे अभी ऊपर करके आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। While conducting audit of financial statements, auditor need to comply with cost audit standards, secretarial standards, auditing standards, none of the above. ऑडिटर का मन तो बड़ा करता है कि वो नन ऑफ द अबव से कंप्लाई करे, बट उसे करना पड़ता है किससे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से। द एसेट प्रोटेक्शन इज पॉसिबल थ्रू इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, नन ऑफ द अबव। किससे, अभी हमने बोला सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट किससे होगा, इंटरनल कंट्रोल से। Review of internal control system is very important for auditor as effectiveness of internal control will determine the extent of checking to be done by। पहले तो ये समझो कि ये चेकिंग करेगा कौन, ये एफएस की चेकिंग करेगा कौन, रिव्यू कोई भी करे, इसमें लिखा है कि चेकिंग कौन करेगा, तो भाई मैनेजमेंट थोड़ी चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक ही बंदा तो चेक करता है, कौन, ऑडिटर। तो वापस पढ़ो ये स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ इंटरनल control system is very important for the auditor as the effectiveness of internal control system will determine the extent of checking to be done by auditor itself। उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो बेस को नहीं समझेगा एंड खुद के मन गणन से और प्लानिंग करेगा और स्ट्रेटेजी करेगा एंड फिर लास्ट में फेल होके रो के आएगा कि यार मुझसे कुछ नहीं हुआ, तो वो तो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हें पहले चेक कर लेना चाहिए था बेस, तुम अगर चेक कर लेते तो तुम्हारे लिए बढ़िया होता। तो आईएफसी अगर चेक करना है तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हियर वी आर डन विद कंपनी ऑडिट का पूरा सारा सब चैप्टर्स जो भी था, मतलब 30 मार्क्स इन आवर पॉकेट्स। पहला अचीवमेंट अनलॉक्ड है। एंड अवेल से कि जो भी दोनों चैप्टर्स है वो ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरटेकिंग तो बहुत छोटा है, मतलब आप समझ लो 3-4 क्लासेस में हो जाएगा। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, मतलब बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, वो थोड़ा लंबा है बट बहुत लंबा नहीं है। जो हमारा मेन चैप्टर था कंपनी ऑडिट वो हमने कवर कर लिया है। तो ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। घर जाके डे बिफोर एग्जाम के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, एक बार चैप्टर को फटाफट प्रीव्यू कर लोगे, देख लोगे एंड उसके बाद सॉल्व करोगे। एंड हो सके तो प्लीज़ एक बार घर जाके रिवाइज करना, ठीक है। थैंक यू। फ्रॉम नेक्स्ट डे वील बी स्टार्टिंग ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग एंड उसके बाद हम लास्ट में करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I am here to make the subject easy for you with fun things and in destinators। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चंस फॉर ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पास्ट टर्म्स, पीटीपीज एंड एमटीपीज में बार बार आ चुके, यानी रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं एंड आपके एग्जाम का एक पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। वी विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड हम ट्राई करेंगे जितने कम क्वेश्चंस हो हम वो सॉल्व करें, क्योंकि हमें एग्जाम के पहले इतना टाइम नहीं होता कि हम 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करें। सो आई हैव पिक्ड आउट सम 5-6 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के पहले ज़रूर देख के जाने चाहिए। एंड नॉट वेस्टिंग इवन अ मिनट, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला, व्हाट इज अ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस व्हेन एन ऑडिटर शैल इशू दिस रिपोर्ट। तो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर कब सबमिट करता है, जब उसे एमएमएस यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पर ये मिसस्टेटमेंट्स परवेजिव नहीं है, मतलब उसे कोई ऐसा एरर दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कि बड़ा तो है बट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गंदा नहीं कर रहा। मतलब हमने यहाँ एग्जांपल लिया था कि सपोज आपका बैलेंस शीट इज चकाचक क्लीन, बस इन्वेंट्री गलत है, उसकी वैल्यूएशन गलत है, या उसका पीवी नहीं करने दिया, या उसका एविडेंस नहीं लेने दिया, तब क्या होगा कि मिस स्टेटमेंट मटीरियल तो है बट वो परवेजिव नहीं है, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं फैली हुई है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर देता है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। प्लस जब भी ऑडिटर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देते हैं तो क्या लिखता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस, मतलब ऐसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है बट कुछ गलतियां हैं जो हमने बता दी है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इज वन वेयर ऑडिटर गिव्स ओपिनियन ऑन ट्रुथ and fairness of financial statements subject to certain reservations. Qualified audit report is submitted by auditor when the overall impact of such reservations or qualifications taken together is material but not pervasive. अब किस circumstances में auditor qualified audit report देगा, तो सबसे पहले जब financial statements true and fair view नहीं दिखाएंगे, तब जब कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगी, तब
जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स या वाउचर डिस्ट्रॉय या मिलेंगे नहीं ऑडिटर को तब। जब कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली या तो फॉलो नहीं कर रही या अगर चेंज कर रही है तो उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर रही। जो भी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो आपने नहीं किए हैं। उसके अलावा बैलेंस शीट एंड पीएल इज नॉट इन अग्रीमेंट विथ रिटर्न्स। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स। अब यहाँ पे है करीबन 10-12 पॉइंट्स। तो क्या मुझे सारे पॉइंट्स याद करने हैं? क्या नहीं, आपसे भी 6 बेसिक पॉइंट्स भी लिख के आओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्लस क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि वो आपको बोलते 12 या 13 सर्कमस्टांसेस बताओ जब ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई हो। ठीक है, तो ये 6-7 पॉइंट्स आप अगर याद कर लोगे कि हाँ ये 6-7 पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स है जो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के सर्कमस्टांसेस बनते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इनफ। बट एक बार देखते हैं इनका पॉइंट्स क्या क्या मैच करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स क्या क्या है। तो एब्सेंस ऑफ वाउचर, डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स हमने भी लिखे थे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स सेम कैटेगरी में आते हैं। व्हेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट सेम कैटेगरी में आते हैं। वही 2 पॉइंट्स को उन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिखा है। When balance sheet PL are not in agreement with books of account, when information required by law is not furnished मतलब डिस्क्लोजर्स नहीं किए गए हैं। When financial statements do not exhibit a true and fair view, when accounting practices followed by company are not considered appropriate to the circumstances and nature of business, मतलब जो हमने accounting policies का point बोला था, where change in accounting policies principles and procedures in relation to material items such as valuation of stock, depreciation, treatment without adequate explanation and disclosure of effect of change। मतलब जो हमने बोला था कि अगर आप कंसिस्टेंटली या तो अप्लाई नहीं कर रहे या अप्लाई कर रहे हो और उसे चेंज कर दे रहे हो तो आप उसका डिस्क्लोजर नहीं दे रहे। वेयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ मैनेजमेंट हैज रिजन रिगार्डिंग valuation of assets, where income and expenditure is not properly reflected to show a true and fair view। इन्होंने ऊपर बोला financial statements true and fair view नहीं शो कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला income expenses, तो वो सिर्फ वो पॉइंट को exaggerate कर रहे हैं। when information is not required by law where information is not required by law to be disclosed but the disclosure of which is considered essential by auditors। मतलब कुछ ऐसे डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का FRF यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो आपको नहीं बोलता करने, बट ऑडिटर को ऐसा लगता है ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से शेयर होल्डर्स की सहायता होगी, बट कंपनी वो भी नहीं कर रहा। वेयर देयर इज कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड लास्टली वेयर द कंपनी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोविजन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बेसिकली आप देख रहे हो ये जो भी पॉइंट्स है वो इन 6 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रही है। तो अगर आप सिर्फ ये 6 पॉइंट भी याद कर लेते हो दैट इज इनफ, उससे ज़्यादा आपको पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी जैसे इन्होंने 2 का 4 पॉइंट किया है, तो अगर आपको भी एग्जाम में ऐसा लग रहा है कि मुझे और लिखना है तो आप भी उसका 2 का 4 पॉइंट कर सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट एंड एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होती है? तो क्वालिफाइड रिपोर्ट हम कब इशू करते हैं? जब मैटर मटीरियल है बट परवेजिव नहीं है। एडवर्स रिपोर्ट हम कब इशू करते हैं? जब मैटर मटीरियल भी है एंड परवेजिव भी है। यहाँ पे जब हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं तो क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिट ए ट्रू एंड फेयर व्यू बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस। पर क्या एडवर्स रिपोर्ट में आप ये बोल सकते हो क्या? नहीं। वहां पे जब आप बोल रहे हो कि मैं स्टेटमेंट्स परवेजिव है, मतलब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फैला हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो करते। उसके अलावा यहाँ पे आप डिस्क्लोजर या यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट कैसे देखते हो? सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे याद देते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू subject to certain reservations. He does not agree with affirmations made in financial statements or financial report. The account represents true and fair view subject to certain reservation. The accounts do not present a true and fair view. यहाँ पे जब ऑडिटर स्टेटमेंट देता है तो वो लिखते हैं सब्जेक्ट टू अबव वी रिपोर्ट दैट फाइनेंशियल दैट द बैलेंस शीट शोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब कुछ चेंजेस
या कुछ रिजर्वेशंस या कुछ गलतियां को छोड़ के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे तो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करता है, बट यहाँ पे क्या होता है, पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ही ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो करता है, मतलब गलत है। यहाँ पे जब मैटर मटीरियल, यहाँ पे मटीरियल भी है एंड परवेसिव भी है। एन एडवर्स रिपोर्ट इज गिवन व्हेन द ऑडिटर हैज हिज रिजर्वेशंस ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब पूरा का पूरा मैटर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को गंदा कर दे रहा है। फिर स्टेट द पैरामीटर्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर इशूइंग एन अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, मतलब आप बोल रहे हो अगर आप एज एन ऑडिटर देना चाहते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिटेड ट्रू एंड फेयर व्यू एंड कहना चाहते हो शेयर होल्डर्स को अरे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है, तब आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो पहले तो देखना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब जो हो रहा है कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही दिखा रहे हैं। फिर दूसरा आपको देखना होगा सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, मतलब जो भी एक्ट्स उन पर एप्लीकेबल है वो सारा फॉलो किया है। फिर आपको देखना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एफआरएफ या एज पर जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है एंड जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सजेस्ट करता है, एएस इंडिया जैसा एप्लीकेशन सजेस्ट करता है, वो वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने बनाए हैं। एंड फिर लास्टली आपको देखना है कि सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली फॉलोड है, अगर चेंजेस है तो वो प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड है, और जितने डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है शेड्यूल 3 द्वारा वो सारे मेड है। अब इन्होंने वही पॉइंट्स डिफरेंट जैसे हेडिंग्स दे दे के लिख दिया, अगर आप ऐसे भी लिख के आओगे तो चलेगा पूरे मार्क्स से। कंटेंट आपके जो बुक में है वो ऐसे दिया हुआ है, इन्होंने आंसर में थोड़ा बस पैटर्न चेंज कर दिया। सबसे पहले रीजनेबल एविडेंस इज ऑब्टेन्ड इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, अरे एविडेंस ही नहीं मिलेगा, तुम वेरीफाई नहीं करोगे तो काय का रिपोर्ट इशू करना, तो तुमको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। सबसे बेसिक तो यही है कि तुमको एविडेंस मिला है तभी तुम रिपोर्ट दे पा रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। Accounting entries passed in the books of accounts are in conformity with generally accepted accounting principles and accounting standards. Financial statements present a true and fair summary of transactions that took place during the year. The process of classification and aggregation followed in preparation of financial statements is fair and does not hide any material facts, मतलब सारे disclosures किए हैं. The form of financial statements is in according with form prescribed by law, मतलब rules and regulations follow किए. And lastly, there are no material misstatements in financial statements. That is, no material transaction recorded in books of accounts is illegal or beyond legal competency, मतलब कि कोई बड़ी गलती नहीं है financial statements में. ठीक है. फिर डिस्कस द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब एक ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या जाता है। तो यहाँ पे जब उन्होंने सिंपली स्टेट कर दिया बेसिक एलिमेंट्स, तो आपको बताना पड़ेगा एज पर एसए 700, क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो एडिशनल ड्यूटीज आता है एंड कारों में तो हर अलग अलग आइटम पे जाता है उसका रिमार्क्स। यहाँ पे क्या बोला है कि एलिमेंट्स बताने, मतलब एक ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या जाता है, तो वो आपको कहाँ से पता चलता है, थ्रू एसए 700। तो सबसे पहले क्या आता है, टाइटल। टाइटल क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर क्या आता है, एड्रेसी, मतलब किसके लिए आप ये रिपोर्ट बना रहे हो या कौन आपको लेके आया या किसके लिए आप ऑडिट कर रहे हो। तो जनरली शेयर होल्डर्स होते हैं, बट कोई और अपॉइंटिंग अथॉरिटी या कोई और इंसान जिसके लिए आप ऑडिट कर रहे हो वो भी हो सकता है। अथॉरिटी अपॉइंटिंग ऑडिटर। ऑडिटर्स ओपिनियन, तो ओपिनियन देने के पहले आप एकता कपूर जैसा सस्पेंस रखोगे एंड 3-4 चीजें बताओगे, क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है, किस पीरियड का ऑडिट हुआ है, आपका क्लाइंट का नाम क्या है, एफएस हैज बीन ऑडिटेड, टाइटल टू ईच स्टेटमेंट, रेफरेंस टू नोट, एंड आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट का नाम क्या है, किस पीरियड का आपने ऑडिट किया है। उसके बाद आता है बेसिस फॉर ओपिनियन, मतलब आप इस ओपिनियन पे कैसे पहुंचे, आप ये शेयर होल्डर्स को बता रहे हो तो आप कैसे पहुंचे, आप सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करके पहुंचे, आप इंडिपेंडेंट हो तभी आप पहुंचे। अगर उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बारे में जानना है तो उसका रेफरेंस आपको मिलेगा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में। एंड उसके अलावा उन्होंने रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। किसके थ्रू, एविडेंसेस के थ्रू, या
उन्होंने ऐसे ही एविडेंसेस ढूंढे हैं जिससे उनको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। जो भी जैसा भी ओपिनियन है उन्होंने अपने एविडेंसेस के बेस पे ही उसको दिया है। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, मतलब ऐसे फॉलो किए हैं। और include a statement that audit was planned and performed to obtain reasonable assurance. The auditor's report should describe audit as including independently examining on a test basis evidence to support amounts and disclosures in financial statements. The report should include a statement by the auditor that provides a reasonable basis that is sufficient and appropriate audit evidences. फिर गोइंग कंसर्न मतलब कि एज पर SA 570 जो उसमें लिखे हैं कंडीशंस की, इस सबसे गोइंग कंसर्न हार्म हो सकता है, वैसा कुछ आपकी कंपनी में नहीं हो रहा है जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, एंड कंपनी अभी गोइंग कंसर्न है मतलब चलेगी। की ऑडिट मैटर्स मतलब वो मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर को लगता है यूजर को बताना जरूरी है, वो आगे या पीछे पढ़े ना पढ़े ये पॉइंट्स जरूर पढ़ना चाहिए। फिर आता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भैया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड दैट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, एंड गोइंग कंसर्न असेसमेंट की भी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले ऑडिटर बताएगा कि मेरा काम है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर वो बताएगा ये रीजनेबल एश्योरेंस है, ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, पर ये गारंटी नहीं है। बट इससे आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने काम नहीं किया, मैंने काम किया है, मैंने ड्यूरिंग द ऑडिट PG एंड PS एक्सरसाइज किया, मतलब प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज किया है। फिर उनको बता दो कि आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट की है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ FS एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो उसको लगता है कि यूजर्स के लिए इरेलीवेंट होगा वही पार्ट्स उन्होंने छोड़े हैं, बाकी उसने सबका ऑडिट किया है। mention the objectives of audit. He provides a reasonable assurance regarding financial statements, not a guarantee. He must define materiality and state that audit is conducted as per auditing standards and applicable ethical requirements. He must communicate about his intended scope and timing, मतलब उसके restrictions क्या है and उसकी duties कहाँ तक limited है। He must communicate key audit matters, जो आप ऊपर देखते हो मैटर जो उसको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैटर्स वो कम्युनिकेशन फ्रॉम TCWG से ही निकालता है। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जाती है जो सजेस्टेड है बाय कंपनीज एक्ट, मतलब जो हम पढ़ते हैं कि राशि को बताना होगा कि हेल्प होगी कि नहीं, हेल्प हुई है या नहीं, फैला हुआ कारोबार संभल रहा है या नहीं, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आपका जो भी AS है या इंड AS एप्लीकेबल है उसके हिसाब से ही है ना, बैलेंस शीट एंड PL अग्री तो कर रहे हैं ना जो भी रिटर्न्स है, एंड जो 2-3 और एडिशनल पॉइंट्स बोले थे जो कंपनीज एक्ट में जो हमने एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पढ़े थे वो आता है आपका अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में। डेट ऑफ द रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या था, किस दिन रिपोर्ट साइन हुआ है, तो आपको इंश्योर करना चाहिए जब एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो जाए तभी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए एंड AGM के पहले होना चाहिए। प्लेस ऑफ सिग्नेचर इज एन एविडेंशियल प्रूफ, एंड अगर ऑडिटर का सिग्नेचर है तो अगर इंडिविजुअल है तो वो साइन करेगा, अगर फर्म है तो साइनिंग पार्टनर साइन करेगा। इसके अलावा उन लोग दोनों को अपना मेंबरशिप नंबर बताना पड़ेगा, अगर फर्म है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ेगा। Signed in the personal name of auditor and in the name of audit report, the partner proprietor signing the report should mention the ICI membership number. फिर आता है इस कारो एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, बताओ। कारो इन 5 कैटेगरीज ऑफ कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहले तो जो सिंपैथी गेन करने आते हैं OPC एंड स्मॉल कंपनी, फिर सेक्शन 8 कंपनी, फिर बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता। एंड लास्टली प्राइवेट कंपनी जो ना पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है ना सब्सिडरी है
जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ या उससे नीचे है, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे नीचे है, जिसका बोरोइंग्स भी 1 करोड़ से नीचे है. Caro is applicable to all private companies except whose gross receipts or revenue is less than equal to 10 crores, paid up share capital is less than equal to 1 crore and borrowing is less than equal to 1 crore, not a holding or subsidiary of पब्लिक कंपनी. तो अगर प्राइवेट कंपनी ये चारों कंडीशन फॉलो करिए तभी उस पर कारो इन एप्लीकेबल होता है, बाकी लोग बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी पे कारो इन एप्लीकेबल नहीं होता है. What is the points auditor shall state in his report when he discovers that loan has been given by a limited company during the year? मतलब कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो उन्होंने लोगों को लोन दे रखा है, एडवांसेस दे रखा है, तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए. सबसे पहले तो चेक करना चाहिए कि कितना लोन रिलेटेड एंटिटीज यानी जेवी, एसोसिएट और सब्सिडरी को दे रहा है, कितना लोन बाकी लोगों को दे रखा है. उसके बाद उनसे रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट शेड्यूल ले लो. फिर अगर 90 दिन से बेसी हो गया है, मतलब 90 डेज से ज्यादा किसी का इंटरेस्ट ओवरड्यू है, तो फिर उसका स्टेप्स फॉर रिकवरी ले लो. इसके अलावा आपको इंश्योर करना चाहिए जो भी लोन्स दे रखे हैं उसके टर्म्स कंपनी के लिए प्रेजुडिशियल नहीं है, मतलब कंपनी के हित में ही है. फिर ये भी बता दो कि अगर इस साल किसी का लोन एक्सटेंड किया है, फ्रेश लोन दिया है या रिन्यू किया है, जो पहले ही आपके पैसे नहीं चुका पा रहा है, तो उसका अमाउंट कितना है. एंड लास्टली अगर किसी प्रमोटर को लोन दिया है या लोन रीपेबल ऑन डिमांड जैसा है या लोन जिस पे कंडीशंस नहीं है, उसके बारे में भी बता दो. Details of parties and amount involved, whether rate of interest and other terms and conditions are not prejudicial to interest of the company, whether the payment of principal amount and interest is regular, if payment is overdue for 90 days, reasonable steps taken by the company for recovery, are these loan given or taken from related parties. इसके अलावा आपको देखना है whether loans are properly secured. ये सब पॉइंट्स कारो में नहीं स्टेटेड है, इन्होंने एडिशनली स्टेट कर रखे हैं. ही विल ऑल्सो इंश्योर दैट लोन हैज नॉट बीन शोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब ऐसा नहीं हुआ है ना कि किसी को हमने लोन दे रखा है उसको डिपॉजिट में शो कर दिया है. डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू स्क्रूटनीज प्लेज्ड आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड और नॉट, मतलब अगर सामने वाले ने कुछ मॉर्गेज दे रखा है, सिक्योरिटी दे रखा है, या कोई घर गिरवी दे रखा है आपको, या कोई और एसेट गिरवी दे रखा है, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है ना. कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एज देयर ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अरे किसने कहा तुमसे? कारो की इन एप्लीकेबिलिटी कंडीशन में कहीं गवर्नमेंट कंपनी है क्या? कारो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड प्राइवेट कंपनी जिसका रेवेन्यू 10 करोड़ से कम है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ से कम है, बोरोइंग्स 1 करोड़ से कम है, एंड वो पब्लिक कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है. बस कंडीशंस इतने ही है. यहाँ पे कहीं पे गवर्नमेंट कंपनी लिखा है, यहाँ पे कहीं सीएनएजी का नाम लिखा है नहीं. ये है एक घुमाने वाला क्वेश्चन एंड बहुत सारे बच्चे इसमें घूम के आ जाएंगे. हाँ सीएनएजी है तो वो क्यों कहेगा कारो इम्प्लीमेंट करने या कारो देने, ऐसा कुछ नहीं है. जब गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्शन में नहीं स्टेटेड है, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी को भी कारो लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट कंपनी को भी कारो के हिसाब से रिपोर्ट करना पड़ेगा. Thus, from the above provisions, it can be clearly stated that Caro is applicable to government company along with directions of CNAG. Last question for this session. What is the basic difference between audit report and audit certificate? मैंने बोला था अगर audit certificate का मतलब समझ जाओगे तो differences खुद ब खुद आ जाएंगे. Audit certificate वो certificate होता है जो कंपनी को required होता है जब वो कोई facts बता रही होती है किसी regulatory authority को. इसमें मैंने example बताया था, suppose कि तुम्हारी कंपनी का एक wholly owned subsidiary है outside India and RBI तुमको कहता है कि आरबीआई तुम्हारी कंपनी को कहता है कि मुझे इस पे एक सर्टिफिकेट इशू कर दो कि कितने ट्रांजैक्शंस किए, उसके साथ कितना पैसा भेजा, कितना पैसा लिया, उसका क्वार्टर एंड में अमाउंट क्या था, बैलेंस शीट एंड में क्या था. अब
आरबीआई क्या एक एक करके ये सारा अमाउंट चेक कर पाएगी क्या? क्या इंश्योर कर पाएगी क्या कि ये सब सही है या नहीं है? तो आरबीआई क्या करेगी, एज एन ऑडिटर तुम्हें इंटरेस्ट करेगी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कहेगी कि तुम चेक कर लो कि सब सही है ना नहीं, या सही है या नहीं है, एंड उस पर एक अपना मोहर लगा दो या स्टैंप लगा दो कि चेक्ड बाय यू, चेक्ड बाय अ सीए। तो जब ऐसा आप कोई काम करते हो तो उसको कहते हैं ऑडिट सर्टिफिकेट इशू करना। तो इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हुए? ऑडिट रिपोर्ट में आप क्या करते हो, ओपिनियन इशू करते हो। यहाँ पे कोई ओपिनियन इशू है क्या? यहाँ पे कोई ओपिनियन इशू नहीं करना है। यहाँ पे आपको मटेरियल फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करना है। ऑडिट रिपोर्ट में आप बच जाते हो बोल के कि हाँ मैंने तो रीजनेबल एश्योरेंस दिया है। यहाँ पे क्या रीजनेबल एश्योरेंस चलेगा क्या? एक एक फिगर सही से देख के तुम्हें देना है। यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस नहीं चलेगा। ऑडिटर की वहां गलती होगी तो वो बोल देगा कि चलो मैंने रीजनेबल एश्योरेंस दिया था, ये मेरे लिमिटेशंस में नहीं है। यहाँ चलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे पूरी पूरी ऑडिटर की लाइबिलिटी होती है। वहां पे दैट इज बेस्ड ऑन assumptions एंड estimations, यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऑडिट रिपोर्ट में तुम एडवाइस दे सकते हो कि आपकी कंपनी को ये करना चाहिए। आप ऑडिट सर्टिफिकेट में कोई एडवाइस दे सकते हो क्या? रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलते हैं तुम फैक्ट सर्टिफाई करो और अपने घर जाओ, हमें आगे लेना देना तुमसे कुछ भी नहीं है। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट कब इशू हो सकता है? ओनली व्हेन द ऑडिट इज कंप्लीटेड। सर्टिफिकेट का ऐसा कुछ नहीं है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जब चाहे तुमसे मांग सकती है। So this was all the important questions for audit report. I hope you like it and I hope it helps you before your examination. ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, आई गेस आधा घंटा राउंड का वीडियो होगा। एक बार एग्जाम्स के अगर जिस द डे बिफोर एग्जाम टाइम नहीं भी मिले तो एक बार एग्जाम्स के एक दो हफ्ते पहले ये वीडियो देख लेना एंड एक बार सारे क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ लेना कि कल को एग्जाम में तुम ये चैप्टर छोड़ के भी जाते हो पर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आता है तो तुम वहाँ पे आंसर कर पाओगे। I hope you like this video and if you do so, do like, share, comment and subscribe. Thank you.